नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की भूगोल। और जो आपका छठा चैप्टर था, अध्याय छठा, उसका पार्ट सेकंड हम यहाँ पर करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है जनसंख्या। ठीक है, जो हमारा अध्याय है वो जनसंख्या है। तो आइए हम अपने पार्ट सेकंड को अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आयु संरचना। ठीक है, आयु संरचना। आयु का मतलब क्या होता है? एज, उम्र। ठीक है, संरचना मतलब बनावट, उम्र की बनावट। जैसे हम जो हमारी एज होती है उसको हम बांट देते हैं ना, बच्चे, जवान, बुजुर्ग। तो वो तो हम बांट देते हैं, उनके लिए कुछ नंबर भी होते हैं अंदर। जैसे बच्चे कितने से कितने तक होते हैं? 15 साल से कम तक। ठीक है, फिर वैसे ही जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, जवान, उनको हम बांट देते हैं, और 18 से ऊपर तक। इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। तो ये हमारी आयु संरचना होती है। ठीक है, एज की जो बनावट होती है एक। तो किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना, वहाँ के विभिन्न आयु समूहों, एज ग्रुप्स। ठीक है, अब ये एज ग्रुप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया ना, 15 साल से कम, 18 साल से 59 साल तक, फिर 59 साल से ऊपर। ये क्या है? एज ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप में बांटे गए होते हैं। इस एज तक के जो लोग होते हैं उनको बच्चे कहेंगे, इस एज तक के जो होते हैं वो वयस्क होते हैं, जवान, फिर इस एज से इस एज तक जो होते हैं वो वृद्ध होते हैं, बूढ़े। तो ये एज ग्रुप्स बांटे जाते हैं। ये आयु संरचना जो होती है वो हर देश के अंदर इन एज ग्रुप्स को दर्शाती है। तो हमारे देश में किस तरीके से है आयु संरचना और एज ग्रुप कैसे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चे। आपको पता है बच्चों से स्टार्ट होती है उम्र, बच्चे, फिर वयस्क, जवान होते हैं, फिर बूढ़े। तो बच्चे जो होते हैं हमारे इंडिया में माना गया है 15 साल से कम। जो हमारी जनगणना का आधार है, जब जनगणना की जाती है तो बच्चों को किस में काउंट किया जाता है? 15 साल से कम उम्र के जो भी हैं लोग, वो क्या कहलाएंगे? बच्चे। और ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। इसका मतलब आर्थिक रूप से मतलब ये कोई मतलब कमाई नहीं करते हैं। ठीक है, 15 साल से कम वाले जो होते हैं ये कमाई नहीं कर पाते, और मतलब आर्थिक रूप से पैसा वगैरह ये नहीं कमा सकते। इन्हें केवल भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की जरूरत होती है। किसी भी देश में जहाँ 15 साल से कम उम्र के लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं, ये कमा नहीं सकते। इनको भोजन चाहिए होता है, इनको कपड़े चाहिए होते हैं, और स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल वगैरह, ये सरकार को इनको मुहैया करवाना पड़ता है। आगे आता है वयस्क। 15 साल से लेकर 59 साल तक। ठीक है, मैच्योर जो वयस्क होते हैं। तो ये क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जो भी देश होता है वो विकास करता है तो वो अपने देश के नौजवानों की वजह से करता है। ना तो बच्चे विकास कर पाते हैं ना बूढ़े। जो मेन जिनके कंधों पर सारा दारोमदार होता है, जो जिनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है देश का विकास करने की, वो होते हैं देश के युवा, देश के नौजवान। और वो हैं लगभग 15 साल से लेकर और 59 साल तक के जो एज के लोग होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, वो देश के लिए सेवा करते हैं। कोई भी काम करते हो वो पैसे कमाते हैं, और इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं की वजह से चलती है। देश के संसाधनों का यही दोहन करते हैं। जितने भी संसाधन है, पेट्रोल वगैरह, जो भी हमारा संसाधन है देश में, इन सब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही लोग करते हैं। और ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ये जो ग्रुप है, ठीक है, वर्ग मतलब ग्रुप, ये कार्यशील वर्ग है। कार्य मतलब कोई वर्क करना, वर्क मतलब यही लोग जो हैं वो काम करते हैं देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। 59 साल के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो काम करने की इच्छा अगर हो तो वो कर सकते हैं, वरना सरकारी रूप से उन्हें जो है मतलब काम करने की अनुमति नहीं होती। वो रिटायर हो जाते हैं 59 साल के बाद। ठीक है, तो ये वयस्क की बात हुई। अब वृद्ध कौन होते हैं? बूढ़े, जो 59 साल से ऊपर हैं। ये क्या है? ये उत्पादक नहीं होते, ये भी पैसा नहीं कमा पाते। ये कार्यशील तथा अवकाश प्राप्त दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया इनकी इच्छा पर होता है। अगर ये चाहें तो 59 साल के बाद भी कार्य कर सकते हैं, पर सरकारी नौकरी के हिसाब से 59 साल के बाद जो है काम करने नहीं दिया जाता, और उनको जो है रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो ये 3 वर्ग होते हैं आयु संरचना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिंग अनुपात। ठीक है, लिंग अनुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर एक देश में 1000 पुरुष हैं तो उनके रेशियो में, उनके अनुपात में कितनी स्त्रियां हैं? अगर कहीं पर 1000 पुरुष हैं, अगर भारत की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में जब काउंटिंग की गई तो हर 1000 पुरुष पर लगभग 943 महिलाएं थी। मतलब अगर किसी देश में 1000 पुरुष हैं
तो उनकी तुलना में महिलाओं की संख्या है 943। तो भारत में लिंगानुपात कम है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम। और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, भ्रूण हत्या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, घरेलू हिंसा वगैरह। तो 1000 पुरुष हैं अगर, तो केवल 943 महिलाएं हैं, और ये लिंगानुपात कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, कितने स्त्री कितने पुरुष हैं, ठीक है, इनका अनुपात जब हम ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ेंगे। साक्षरता दर, साक्षरता क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साक्षर व्यक्ति कौन होता है। तो एक व्यक्ति जिसकी आयु, जिसकी उम्र 7 साल हो या उससे ज़्यादा, 7 या उससे ज़्यादा, और वो किसी भी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, उसको वो सोच समझकर लिख और पढ़ सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर कहलाता है। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। और भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनकी परसेंटेज देखी जाए तो 2011 में जो जनगणना की गई थी, जो काउंटिंग की गई थी, तो उसमें ये बात सामने आई, भारत में लगभग 73% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, जिसमें 80% महिलाएं हैं। ठीक है, और नहीं सॉरी, पुरुष जो है 80% है, महिलाएं 64% हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या कम है, 64% केवल महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और पुरुष जहाँ अगर तुलना में देखा जाए तो 80% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। महिलाओं का कम पढ़ा लिखा बहुत सारे कारण हैं, उनको समाज में जो है मतलब अच्छा नहीं समझा जाता। अगर कोई महिलाएं आगे पढ़ने की इच्छा रखती हैं, उनको घरेलू बंधनों में बांध दिया जाता है, बाल विवाह, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं पढ़ लिख नहीं पाती, और समय की कमी। तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है इस वजह से कम है, और पुरुषों की साक्षरता 80% है, और भारत में जो टोटल पढ़े लिखे लोग हैं वो 73% हैं। ठीक है, और धीरे धीरे भारत की साक्षरता दर में सुधार हो रहा है। कैसे? क्योंकि अब धीरे धीरे नए नए विचार सामने आने लगे हैं, जो पुरानी सोच थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब लड़कियां भी पढ़ने लगी हैं, और धीरे धीरे जो है अब सुधार इसमें होने लगा है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल, जो हमारा प्रोफेशन होता है, क्या हम काम धंधा करते हैं, उनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो जितने भी काम धंधे होते हैं उनको अलग अलग लोग करते हैं, और बहुत सारे काम धंधे होते हैं। इनको भारत में 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरीके के काम होते हैं। पहला है प्राथमिक। प्राथमिक काम क्या होता है? खेती करना, पशुपालन करना और खुदाई करना। ये 3 ऐसे काम हैं जो प्राथमिक होते हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो काम होते हैं प्राथमिक काम, यहीं से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनको फिर हम द्वितीयक कामों में यूज़ करते हैं। द्वितीयक काम का मतलब होता है फैक्ट्री वगैरह, उद्योग धंधे। जो जैसे मान लो गन्ना है, अब चीनी बनानी है तो चीनी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए हमें गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ से मिलेगा? हमें प्राथमिक कामों से। प्राथमिक काम क्या है? खेती। जब गन्ने की खेती होगी तभी वहाँ से गन्ना मिलेगा। गन्ना जब, अब गन्ने को किसान चीनी तो बना नहीं सकता, चीनी बनेगी फैक्ट्री में। तो सेकंड जो ये द्वितीयक होते हैं जो कार्य, ये इनका काम होता है जो प्राथमिक जो भी उत्पाद इनको मिलते हैं उनको बदलकर एक नया रूप देना। ठीक है, और उनको फिर आगे जो है फिर जो बेचा जाता है वो है फिर तृतीयक वाले। ठीक है, पहले वाले का काम क्या है? गन्ना उगाया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, गन्ना उगाया। दूसरे वाले का काम क्या है? उसको फैक्ट्री तक लाके, और मतलब फैक्ट्री के अंदर उसकी चीनी बनाई। अब वो चीनी बन गई, अब उसको कस्टमर जो तक कौन पहुंचाएगा? या जो गाड़ी वगैरह में उसको लेके जाना पड़ेगा। अब गाड़ी वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो काम होता है वो है तृतीयक काम। ठीक है, तीसरा सेक्टर का जो काम होता है तृतीयक काम। ठीक है, इसको 3 भागों में आप याद रखेंगे, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब पहले में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। दूसरे में, अब यही पहले का एक और उदाहरण अगर आपको दूं, पशुपालन है। ठीक है, पशुपालन, यहाँ पर गाय को पाला, गाय से दूध प्राप्त हुआ। अब उस दूध को पैकेट में पैक करने का काम किसका है? किसान तो दूध दे सकता है, पैकेट में पैक करके तो नहीं करेगा। तो किसान से दूध लेकर उसको पैकेट में पैक करना, वो काम किसका है? द्वितीयक वालों का, क्योंकि फैक्ट्री का काम द्वितीयक का है। अब जब वो दूध वगैरह पैक हो गया, अब फैक्ट्री वाले तो घर घर देने नहीं जाते, परिवहन का काम किसका होता है? तृतीयक वालों का। इसमें ड्राइवर वगैरह, परिवहन का काम, संचार का काम, ये तृतीयक में आता है। और आज के समय में प्राथमिक काम कम होकर तृतीयक काम ज़्यादा होने लगे हैं। जैसे परिवहन के काम, ट्रांसपोर्ट वाले, संचार, कम्युनिकेशन, मोबाइल, टीवी और ये सब का काम। ठीक है, और ये काम ज़्यादा होने लगे हैं क्योंकि अब लोग जो है खेती बाड़ी करना थोड़ा वैसा समझते हैं काम, और जॉब करना, शहरों में रहना,
ये सब काम ज़्यादा होने लगे हैं। इस वजह से तृतीयक जो काम है तीसरे नंबर के वो ज़्यादा होने लगे हैं, वहीं प्राथमिक काम जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। पर भारत में देखा जाए तो खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। ये भारत की व्यावसायिक संरचना थी कि कैसे लोग काम धंधा करते हैं। अब बात की जाए स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो जनसंख्या की बनावट होती है उसके लिए हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं होगी वहाँ की देश की जनसंख्या कभी देश का विकास नहीं कर सकती। और सरकारी कार्यक्रम द्वारा निरंतर जो है उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं ताकि भारत की जनसंख्या को स्वस्थ बनाया जा सके। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, बहुत सारे ऐसे सरकार कार्यक्रम चलाती है जिससे लोगों को स्वस्थ रखा जा सके और लोग कम से कम बने और देश के लिए विकास में योगदान ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं और अच्छी व्यवस्था की है जिससे वो अपने लोगों को बचा सकें और स्वस्थ रख सकें। तो ये स्वास्थ्य था। आगे है किशोर। किशोर कौन होता है? एडल्ट, जो 10 से 19 साल के जो लोग होते हैं, 10 साल से 19 साल के बीच तक के जो भी लोग होते हैं वो किशोर कहलाएंगे एज पर हमारी बुक, ठीक है, बुक के हिसाब से। तो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जो है इसकी सबसे विशेषता ये है, जो हमारे भारत के लोग हैं उनमें जवान लोग बहुत ज़्यादा हैं। नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बूढ़े यहाँ पर भारत में कम है, नौजवान ज़्यादा हैं। और जो किशोर हैं वो क्या होते हैं? 10 से 19 साल के आयु के बीच के जो लोग होते हैं वो किशोर कहलाते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इन्हीं के ऊपर देश का विकास टिका होता है। और किशोरों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे चीज़ों की जिनसे उनके शरीर का विकास हो, ठीक है, उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और भारत में लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं जो रक्तहीनता से पीड़ित हैं, खून की कमी से वो पीड़ित हैं। तो ये भी एक तरह से देखा गया है किशोरों में, ठीक है। फिर आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। एक नीति बनाई गई, एक प्लान बनाया गया 2000 में, सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। पूरे देश की जनसंख्या के लिए एक नीति बनाई गई, एक प्लान बनाया गया। क्या कि जो देश की जनसंख्या में 14 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए सरकार द्वारा। 14 साल से कम जितने भी बच्चे हैं सबको मुफ्त फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। शिशु मृत्यु दर, जो बच्चों के मरने की जो प्रति 1000 में से 30 कम करना, जो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, ठीक है, ये एक इनका लक्ष्य था। जो बच्चे मर रहे हैं उनको कम करना, ठीक है, बच्चों को बचाना। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। टीका रोधी बीमारियां जितनी भी हैं, ठीक है, उन सब से छुटकारा दिलाना। बहुत सारे कार्यक्रम तो हमारी केंद्र सरकार चलाती है, पोलियो वगैरह, और भी ऐसे बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं जिनसे बीमारियों से बच सकें आगे बच्चे जाके। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि जब कम उम्र में शादी होगी तो उतनी जल्दी बच्चे भी हो सकते हैं और उससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो जितनी लेट शादी होगी देश की जनसंख्या उतनी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। परिवार नियोजन के लिए एक नीति का ढांचा प्रदान करना, ये भी इस नीति में प्लान में बताया गया। एक परिवार जो है छोटा परिवार हो और एक प्लान तरीके से बिल्कुल एक नियम बनाया गया। तो ये इस नीति में था। आगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो थी उसमें किशोरों के लिए क्या कहा गया है, जो 10 से 19 साल के लोग हैं बच्चे, और उसमें जो मतलब किशोर शामिल हैं। इसके अनुसार किशोरों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की गई है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस प्लान में, इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कहा गया कि सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत अगर हमें किसी पर है तो वो है 10 से 19 साल के बीच के जो बच्चे और लोग हैं, क्योंकि वही आगे चलकर देश का विकास करते हैं और उसी पर देश का विकास टिका होता है। तो उन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। हर देश के लिए वहाँ की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अगर किसी भी देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी और हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, तो वो उस देश को आगे और बढ़ाती जाएगी और वो देश और डेवलप होता जाएगा। तो ये था आपके इस चैप्टर में। चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।